नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। लॉ ऑफ टॉट के लिए मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है कल, आप लोगों ने देखा भी होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो कृपया जाके देखें, समझने की कोशिश करें। नहीं आए तो समझ आप मुझे कमेंट में करके बताइए, मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगी आपको समझाने के लिए। आज का जो वीडियो है वो लॉ ऑफ टॉट के लिए सेकंड वीडियो है, सेकंड लेक्चर है। और इसमें मैं आज वाले वीडियो में आपको लॉ ऑफ टॉट में जब आपके साथ में अपकृत्य होता है तो आपको कितने तरह की रेमेडी अवेलेबल होती है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। इसके लिए आप सभी जानते हैं कि जब कोई किसी व्यक्ति से दोषपूर्ण कृत्य या कार्य हो जाता है और उस दोषपूर्ण कृत्य की वजह से जिसको हानि और क्षति उठानी पड़ती है, यानी जो आदमी टॉट करता है जिससे दोषपूर्ण कार्य होता है उसे हम टॉट फीजर या रॉन्ग डूअर कहते हैं। और जिसके साथ में इस तरह की क्षति होती है, जिसको उस अपकृत्य की वजह से नुकसान होता है, उसे हम पीड़ित पक्षकार यानी विक्टिम पार्टी कहते हैं। ये जान लिया आप लोगों ने। और अब आप जानिए कि 3 तरह की जो रेमेडी अवेलेबल है वो टॉट में क्या है। आप ये जान चुके हैं और आप लोग जानते भी होंगे या नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे कि टॉट जब भी होता है तो इसके लिए आपको मुआवजा और हर्जाना ही मिलता है। और हर्जाने मुआवजे का मतलब धन यानी पैसे से ही निकलता है। लेकिन हमेशा ये धन और पैसा नहीं हो सकता। ये आपके न्यायालय के विवेक और डिस्क्रिएशन पे डिपेंड करता है कि आपके साथ में जब अपकृत्य हो रहा है तो आपको उसके बदले में क्या हर्जाना मिलना चाहिए। ये उनका विवेक वाला निर्णय होता है कि ये हमें उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। और छोड़ देने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम बोलेंगे तो ही वो डिसाइड करेंगे, नहीं, ये उनका खुद का विवेकाधिकार है, वही डिसाइड करते हैं। अब जो आपको 3 तरह के हर्जाने मिलते हैं वो आप जानिए। सबसे पहले तो आपको जो हर्जाना मिलता है वो है रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति पर प्रतिस्थापन। दूसरा जो आपको हर्जाना यानी टॉट में जो आपको रेमेडी अवेलेबल है वो है इंजंक्शन, यानी जिसे हम निषेधाधिकार कहते हैं। अगर आप लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोड को बहुत डिटेल में और डीप में पढ़ा होगा तो आप इसके बारे में जानते होंगे। जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, वो जानिए और जाके जरूर पढ़िए उसको बहुत डिटेल में, और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो तीसरी रेमेडी जो आपको अवेलेबल है वो है अनलिक्विडेटेड डैमेज। तो अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, इंजंक्शन ऑर्डर क्या होते हैं, ये आप एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहली रेमेडी जो आपके सामने अवेलेबल है वो है अनलिक्विडेटेड डैमेज। हालांकि मैंने इसे 3rd नंबर पे कहा, लेकिन ये सबसे पहली रेमेडी है। अनलिक्विडेटेड डैमेज का मतलब होता है अनिर्णित हर्जाना। अब यहाँ पे आप ये जानिए कि देयर आर 2 डैमेजेस ऑफ अनलिक्विडेटेड एंड लिक्विडेटेड डैमेज। तो ये जो लिक्विडेटेड डैमेज है वो क्या होता है और अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है, ये दोनों आप एक एक करके समझिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वहां आपने ये बात जान ली होगी कि अब जब भी कोई 2 पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है और जिस भी पार्टी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता है, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी पार्टी है जो कि ये चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो, और उसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होने की वजह से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई उसी पक्षकार को करनी पड़ती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे भरपाई कितनी और कैसी होगी, ये जब वो लोग एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, एग्रीमेंट के लिए पेपर रेडी कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डीड रेडी करते हैं, वहीं उस समय ही वो लोग डिसाइड कर लेते हैं आपस में कि जिसको जिसकी वजह से नुकसान होगा, जितना नुकसान होगा उसी व्यक्ति को भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका लिक्विडेटेड डैमेज। अब यहाँ पे बात आती है अपकृत्य की। अपकृत्य में हमेशा आपको अनलिक्विडेटेड डैमेज ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके साथ में कौन सा अपकृत्य वाली घटना कब घटने वाली है। जैसे कि आप जब सुबह घर से निकलते हैं तो आप बाएं और दाएं का पालन करते हैं, यानी आपने सही रास्ता चुना है अपने हिसाब से, और आप जिस समय आपको बाएं जाना है उस समय बाएं जा रहे हैं, जिस समय दाएं पे चलना है दाएं पे चल रहे हैं। आप इस चीज का पालन कर रहे हैं, रास्ते के रूल वाला। और अचानक से कोई कार या कोई मोटर बाइक आपको आके धक्का मार दे और वो उसने गलत तरीके से और गलत रास्ते पर अपनी गाड़ी को लाया और आपको धक्का मार दिया,
तो ये आपके साथ में टॉर्ट हो गया। आपको जो नुकसान हुआ ये आपको नहीं पता है पहले से कि आपको कोई आके धक्का मार देगा। तो अगर किसी को अपने बारे में ये पता ही हो कि उसके साथ क्या होने वाला है, तो उससे ज्यादा खुशकिस्मत तो दुनिया में वैसे भी कोई नहीं है, लेकिन ऐसा किसी के साथ होता नहीं है। अगर ये पता ही हो तो वो नुकसान होने ही क्यों दें। तो चलिए खैर, ये तो छोटी सी मजाक की बात थी, माइंड मत कीजिएगा आप लोग। तो अगर ऐसा हमें पहले से पता हो कि ये होने वाला है तो फिर हम उसका उपाय करेंगे, हम वहां जाएंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि मेरे साथ में कौन सी अकृत्य की घटना कब घटेगी, और ये तो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है कि आपको धक्का लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या किसी की नेग्लिजेंसी की वजह से आपको कोई और भी नुकसान हो सकता है। टॉर्ट में बहुत तरीके के नुकसान बताए गए हैं। तो ये हो गया कि आपको जब मालूम नहीं है पहले से, तो आपको उसी समय ये चीज डिसाइड की जाएगी जब आप अपना मामला कोर्ट में लेके जाएंगे। तो न्यायालय की शरण हम लेते हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि हमें कोर्ट जो है वही मुआवजा दिलवाए जिसके हम एक्चुअल में हकदार हैं, हम जिसके लिए हमें वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर न्यायालय का ये विवेक है कि वो अपने हिसाब से आपको वो डैमेजेस दिलवाएगी उस पार्टी से जिससे आपको नुकसान हुआ है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है और आपके साथ में ये घटना घटी है। तो यहाँ पर कोर्ट ही डिसाइड करेगी अनलिक्विडेटेड डैमेज कि आपको कितना मिलना चाहिए। तो टॉर्ट में हमेशा आपको अनलिक्विडेटेड मिलता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितना नुकसान होगा, कैसा नुकसान होगा और वो कब होगा। दूसरी रेमेडी आपके पास अवेलेबल है, वो है इंजंक्शन, निषेध आज्ञा। यहाँ पर हम किसी व्यक्ति के किसी कार्य को हम यहाँ पे प्रतिबंधित करते हैं। हम उस समय न्यायालय की शरण लेते हैं जब हमें लगता है कि हम उस चीज को रोक नहीं पा रहे हैं जो चीज गलत हो रही है। जैसे कि कोई किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उस पर उसका हक है, लेकिन कोई व्यक्ति जबरदस्ती उस पर घुस करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे, और वो इतना पावरफुल है कि जिसकी संपत्ति है कि वो कमजोर उसको रोक ना पाए। तो इस सिचुएशन में उसको कोर्ट की मदद लेनी चाहिए, कोर्ट से हेल्प मांगनी चाहिए, कोर्ट से न्याय मांगना चाहिए। और कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है, उसके पास में सच में एक वैलिड रीजन है और वो सही है और वो वाकई में उसकी प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट इसके लिए इंजंक्शन ऑर्डर इशू करेगा और उस कार्य को प्रतिबंधित कर देगा जिसके लिए वो आया था न्यायालय की शरण में। तो ये होता है इंजंक्शन ऑर्डर, जो हम कोर्ट से एक इंजंक्शन के लिए पिटीशन फाइल करके कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसा आपके लिए करे। इसके बाद हम लोग जानेंगे अपनी तीसरी रेमेडी के बारे में, जो हमें जब टॉर्ट होता है तब अवेलेबल होती है। तो वो है संपत्ति का प्रतिस्थापन, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। हमारी जो थर्ड जुडिशियल रेमेडी है वो है जो संपत्ति का प्रतिस्थापन होना, संपत्ति को वापस उसी अवस्था में प्रतिस्थापित करना जैसे कि वो पहले थी, जिस अवस्था में उसे होना चाहिए। Restitution of property, that is the third judicial remedy available in law of tort. Restitution means restoration of goods back to the owner of the goods. When a person is wrongfully dispossessed of his property or goods, he is entitled to the restoration of the property or goods. जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर अपना हक रखता है, अपना पोजीशन रखता है या उसका कब्जा होता है, तो और उसको जबरदस्ती अपने उस हिस्से से हटा दिया जाता है जिस पर उसका हक था या जिस पर वो रह रहा था या जिस पर वो खेती कर रहा था, उस पर उसका हक था, मालिकाना हक था या फिर कब्जा था, जिस भी वजह से था, और उसे गलत तरीके से वहां से डिस्पोजेस्ड किया जाता है, यानी उसके पोजीशन से उसको हटा दिया जाता है, छीन लिया जाता है। तो ये इस सिचुएशन में उसे क्या हक मिलता है कि वो जा करके उस संपत्ति पर वापस व्यवस्थित हो जाए। इसके लिए भी वो न्यायालय की शरण लेता है, कोर्ट की शरण लेता है, और कोर्ट इस चीज में उसकी हेल्प जरूर करता है। तो ये 3 तरह की रेमेडी जो मैंने आपको बताई, जो आपको टॉर्ट में अवेलेबल है, तो पहली आप कभी नहीं भूलिएगा। सबसे पहला होता है अनलिक्विडेटेड डैमेज, और ये जो अनलिक्विडेटेड डैमेज है ये अक्सर प्री के एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको लॉ टॉर्ट में किस तरह की रेमेडी मिलती है।
ये जो बाकी के 2 हैं ये एक्स्ट्रा नॉलेज है और आपको होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अब डीप नॉलेज की डिमांड है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोफेसर लेक्चरर बनेंगे तभी आपको डीप नॉलेज चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए। मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल बोला करते थे कि जज वाली कुर्सी पे कोई आपको इस तरह ही नहीं बैठा देगा। जब आप ज्ञान से परिष्कृत हो जाते हैं तभी आपको वो जगह, वो कुर्सी मिलती है। तो ज्ञान से परिष्कृत जो होते हैं वही जज बनते हैं। और आप अब खुद भी जानते होंगे कि जो उस पोजीशन पर बैठे हुए हैं, जो उस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो वाकई में ज्ञान से परिष्कृत हो चुके हैं। और वो परिष्कृत होना इतनी आसान बात नहीं है, इतने इतने पेपर को पढ़ना और उसे अपने दिमाग में सेट करके रखना। तो ज्ञान से परिष्कृत होना है आप लोगों को भी। तो तीनों जो रेमेडी है वो आप लोग याद रखिएगा। एक तो अनलिक्विडेटेड डैमेज हो गया, दूसरा इंजंक्शन हो गया, तीसरा रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। आज के इस वीडियो में मुझे सिर्फ रेमेडी ही बतानी थी और बाकी की बातें हम अगली वीडियो में करेंगे, 3rd वीडियो में। उस पे मैं आपको डायरेक्ट आके वीडियो में आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होंगी। उस पे मुझे आपको कॉपी में अपने नोट्स बना के आपको ये दिखाना है कि आपको किन किन फेमस जूरिस्ट की डेफिनेशन आपको याद करनी है, जिन्होंने टॉट की डेफिनेशन दी है, जैसे विनफील्ड हो गए, सामंड हो गए, अंडरहिल हो गए, फ्रेजर हो गए, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन कुछ ऐसे जूरिस्ट हैं जिनकी डेफिनेशन बार बार प्री के एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें आपके सामंड और ये तो मतलब फिक्स है कि सामंड या फिर विनफील्ड की डेफिनेशन अल्टरनेट आपको एग्जाम में आती रहती है। तो ये मुझे आपको लिख के दिखाना होगा। वैसे आपके बुक में होगा ही होगा, लेकिन क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे वो आपको दिखाना होगा। अभी मेरे पास में बोर्ड फैसिलिटी अभी तक नहीं हो पाई है, तो मुझे आपको अपने नोट्स के थ्रू ही आपको दिखाना होगा। तो आपको तीसरे वीडियो में जूरिस्ट की डेफिनेशन मैं अवेलेबल करवाऊंगी और आपको समझाऊंगी भी उनकी डेफिनेशन टॉट के बारे में क्या है। 12 मिनट अपना फिर से वक्त देने के लिए बहुत सारा थैंक यू। मुझे सुनने के लिए इतने पेशेंस के साथ में आपका मैं बहुत बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर जरूर कीजिएगा जिनको बहुत लगता है कि लॉ बहुत भारी है, बहुत टफ है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको समझ में आता भी होगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे आज की मुझसे क्या गलती हुई है, मुझसे क्या रह गया है, कुछ छूट गया है, आपको समझ में नहीं आया है तो आप बेहिचक बता सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। आप मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए और कहीं ध्यान मत दीजिए। परेशानियां आती जाती रहती हैं, हर एक व्यक्ति के साथ परेशानी आती है, आती ही रहेंगी। जीवन का नाम ही संघर्ष है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप परेशानी से उबर जाएंगे तो ही आप पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको इन्हीं परेशानियों के साथ साथ पढ़ाई करनी होगी। हर एक व्यक्ति परेशान है, तो ये सोच के अपनी पढ़ाई मत छोड़िएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।